हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी का जियोग्राफी बाय मैन में स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं नेक्स्ट नदी का नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट भाग जिसे हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है और गंगा नदी निकल के किस दिशा में प्रवाहित होती है और किन किन राज्यों से होकर बहती है, और ये नदी निकलती है और किन किन राज्यों से होकर बहती है और अपने जल को कहाँ गिराती है, किस सागर या महासागर में गिराती है, और गंगा नदी को गंगा से पहले किस नाम से जानते हैं, और गंगा नदी में कितनी सहायक नदियां मिलती हैं जो प्रमुख हैं, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक एग्जाम में हर एक साल आपके यहाँ से नदी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो गंगा नदी तंत्र आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, गंगा नदी की प्रमुख दो धाराएं हैं, जो एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, इस गंगा को हमने यहाँ दिखा दिया है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा नदी। और भागीरथी का जो उद्गम होता है वो काशी जिले से होता है, उत्तराखंड में काशी जिले से होता है, और काशी जिले में एक स्थान है गोमुख नामक स्थान के पास से होता है, और गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और ये नदी आगे की तरफ बहती हुई जाती है, और एक नदी बाएं तरफ से आती है। उस नदी का नाम है भीलांगना, और भीलांगना नदी उत्तराखंड के खतलिम हिम ग्लेशियर से निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती हुई आती है, और भागीरथी में गणेश प्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है। इन्हीं दोनों के संगम पर टेहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? टेहरी बांध बनाया गया है, और यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। अगर एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। इसके पहले सिंधु नदी में मैंने बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा वृत्तीय बांध भाखड़ा नागल बांध, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टेहरी बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। बात समझ में आई? हाँ। नेक्स्ट एक नदी के बारे में, और ये नदी आगे की तरफ प्रवाहित होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, और देवप्रयाग पर पहुंचकर बाएं तरफ से एक नदी प्रवाहित होते आती है जिसे हम अलकनंदा बोलते हैं। देवप्रयाग पर भागीरथी से मिल जाती है। वास्तव में गंगा भागीरथी को ही बोलते हैं। तो अलकनंदा के बारे में आइए पढ़ लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमानी से होता है, और ये सतोपथ हिमानी बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में है। बात समझ में आई? तो अलकनंदा नदी में कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से आके मिलती हैं। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे धौली गंगा नदी बाएं तरफ से निकल कर आती है और विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है, और ये जो धौली गंगा है ये सतोपथ हिमानी से ही निकलती है। नेक्स्ट दूसरी नदी का नाम है नंदका नदी, और इस नंदका नदी का उद्गम त्रिशूल ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड में ही त्रिशूल ग्लेशियर है। सब कुछ ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है आपको, सब उत्तराखंड के बारे में ही बता रहे हैं। तो त्रिशूल ग्लेशियर से होता है और आगे की तरफ बहते हुए आती है, और नंद प्रयाग नामक स्थान पर नंदका नदी अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट एक नदी का नाम है पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी उत्तराखंड के पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, और पिंडार ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा की जलधारा से कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है। नेक्स्ट एक नदी और है जो प्रमुख है, मंदाकिनी नदी, और ये मंदाकिनी नदी दाएं तरफ से बहते हुए आती है, यहाँ इधर से बहते हुए आती है और रुद्रप्रयाग पर मिल जाती है। लेकिन मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के चारों बार ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। और ये नदी आगे की तरफ बहते हुए आती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी से मिलकर
गंगा का निर्माण करती है और यही गंगा आगे की तरफ बढ़ती हुई आती है। उत्तराखंड में हरिद्वार पर पहुंचने के बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ देखिए, इसके बाद उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम ये नदी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद कानपुर पहुंचती है और आपको पता है कानपुर शहर गंगा नदी के दाएं तरफ स्थित है और ये आगे की तरफ प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है और इलाहाबाद के रास्ते बनारस पहुंच जाती है नदी और बनारस शहर पहुंचता है कि बनारस शहर गंगा नदी के किस साइड बसा हुआ है? तो आप बोलेंगे गंगा नदी के बाएं साइड बसा हुआ है। दोनों में अंतर है, गंगा कानपुर गंगा के दाहिने और बनारस गंगा के बाएं साइड में स्थित है। नेक्स्ट, और ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, 5वां पश्चिम बंगाल। और ये नदी बांग्लादेश से होते हुए जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं और यही पद्मा आगे ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है, और यही मेघना आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन कुछ बात इसकी ये है कि जब ये नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो एक इसकी धारा और कट जाती है, उस धारा का नाम है हुगली नदी और ये हुगली नदी कलकत्ता के साइड से होते बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम बताएंगे कलकत्ता शहर भैया हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए देखते हैं और कुछ। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन इसकी भारत में लंबाई 2000 किलोमीटर है लगभग और यूपी में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गंगा की और बातें। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होके बहती है। कितने? 28 जिलों से होके बहती है और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं और कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ से मिलती हैं। तो आइए पहले दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी एक है यमुना नदी। यमुना नदी निकलती कहां से है? यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ? उत्तराखंड में है। बातें समझ में आई? और ये निकलकर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर पहुंचती है। सहारनपुर, अरे उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। यमुना नदी यहीं पर पहुंचती है, सहारनपुर में पहुंचती है और सहारनपुर से होते हुए आगरा मथुरा के रास्ते होते हुए ये नदी इलाहाबाद पहुंचकर गंगा की जल धारा से मिल जाती है। नेक्स्ट बात, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होके बहती है। कितने? 19 जिलों से होके बहती है। तो बातें एग्जाम में ये पूछता है कि इसकी कुल लंबाई यमुना की कितनी है? तो हम बोलेंगे 1375 किलोमीटर है। कितनी है? 1375 किलोमीटर है। यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, आइए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी एक है बानस, जो राजस्थान से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और चंबल में आके मिल जाती है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा चंबल के बारे में पढ़ लेते हैं।
चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। एमपी में जानापाव की पहाड़ी है, वहीं से निकलती है और निकलने के बाद इटावा जिले के 38 किलोमीटर दूर ये यमुना की जलधारा से मिल जाती है। और चंबल नदी एक गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है, बड़ी गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है, अवनालिका का निर्माण करती है, पतली पतली नालियों का निर्माण करती है चंबल नदी, और गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है। भारत की वह कौन सी नदी है जो बड़ी गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है? तो चंबल नदी है। किस राज्य में है? एमपी से निकलती है। और चंबल की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे बानस नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से और चंबल में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्षिप्रा एक नदी है, और ये क्षिप्रा नदी उज्जैन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उज्जैन जिले से निकलती है। और इसी नदी पर कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला। और ये कुंभ मेला जो लगता है, एक महाकुंभ मेला लगता है और एक अर्ध कुंभ मेला लगता है। जो महाकुंभ मेला लगता है वो 12 वर्ष पर लगता है, और जो अर्ध कुंभ मेला लगता है वो 6 वर्ष पर लगता है। बातें क्लियर? आइए देखते हैं आगे। एक और सहायक नदी है चंबल की, जिसे बोलते हैं काली नदी। और इसके बाद एक और सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है मिलाने के लिए कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कहां से निकलती है। ये छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, इनका उद्गम नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन जो बड़ी सहायक नदियां हैं उनके उद्गम और सारी चीजों की इनकी विशेषता के बारे में भी पूछता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी एक नदी और है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले से होता है। रायसेन जिले से होता है। और रायसेन जिले में एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, इसी पर्वत श्रेणी से होता है एमपी में। और आगे की तरफ बढ़ते हुए ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में, कहां पे? हमीरपुर जिले में यमुना की जलधारा से मिल जाती है। नेक्स्ट बात, दूसरी एक सहायक नदी है जिसे बोलते हैं केन नदी। केन नदी एमपी के कटनी से निकलती है। कहां से? एमपी के कटनी से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी के कटनी से निकलती है। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। और ये सारी नदियां मिलने के बाद यमुना में मिलती हैं, और यमुना नदी गंगा से जाके इलाहाबाद में मिल जाती है, समाहित हो जाती है। नेक्स्ट बात, एक नदी और है जिसे बोलते हैं सोन नदी। ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। लेकिन सोन नदी की कुछ विशेषता है। सोन नदी का उद्गम एमपी से तो होता है, लेकिन एमपी में एक पहाड़ी है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नदी और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए बिहार में गंगा की जलधारा से मिल जाती है। भारत की वह कौन सी नदी है जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और गंगा से मिल जाती है? तो वो कौन सी नदी है? सोन नदी है। बातें समझ में आई? कुछ और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे टोंस है। कौन सी नदी है? टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी भी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी दाएं तरफ से मिलती हैं। आइए देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलने वाली हैं गंगा में, जो मिलती हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों से होता है और ये आगे की तरफ बहते हुए उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में। कौन सी नदी? रामगंगा।
बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे की तरफ बहते हुए आती है और कन्नौज में आकर गंगा की जलधारा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा की जलधारा से मिलती। कहां पे? कन्नौज में। नेक्स्ट बात, गोमती नदी के बारे में आइए देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उस जिले का नाम है पीलीभीत जिला। कौन सा जिला? पीलीभीत जिला। और इस पीलीभीत जिले में एक झील है, उस झील का नाम है फुलहर झील। कौन सी झील है? फुलहर लेक। तो फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है और लखनऊ के रास्ते होते हुए, लखनऊ मतलब, कहने का मतलब ये है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बोलेंगे गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जाम में पूछा गया कई बार, क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गोमती नदी लखनऊ शहर के किनारे से बहते हुए सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर में गंगा की जलधारा से मिल जाती है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वह कौन सा शहर है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा तो लखनऊ, जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट बात, सरयू नदी का उद्गम नेपाल देश से होता है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी के समीप से होता है और ये नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिम की दिशा में जब ये नदी प्रवाहित होती है, तब जब ये सीमा पर पहुंचती है, उत्तराखंड और नेपाल की जब सीमा पर पहुंचती है, तो इस नदी को हम काली नदी कहते हैं। और यही नदी जब उत्तराखंड में प्रवेश करती है टनकपुर में, तो इसे हम शारदा कहते हैं। और यही शारदा जब आगे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, सर्वप्रथम बहराइच जिले में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे की तरफ बहती हुई आती है और बाराबंकी पहुंच जाती है। और बाराबंकी पहुंचने के बाद एक नदी और बहती हुई आती है जिसे हम घाघरा बोलते हैं। और ये दोनों नदियों का मिलन, संगम बाराबंकी में होता है और मिलने के बाद ये दोनों नदियां आगे अयोध्या आके पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती हैं? अयोध्या पहुंचती हैं। और अयोध्या में इसी नदी को सरयू नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरयू नदी कहते हैं। जब ये सरयू नदी निकलती है वहां से, नेपाल से ये नदी सरयू नदी जब निकलती है तो इसे गौरी गंगा बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं? गौरी गंगा बोलते हैं। ठीक। और यही सरयू नदी अयोध्या के रास्ते होते हुए आजमगढ़ पहुंचती है और आजमगढ़ के रास्ते होते हुए बलिया और छपरा की सीमा पर गंगा की जलधारा से मिल जाती है। देखिए मिल रही है। नेक्स्ट, गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, लेकिन नेपाल के धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट चोटी के बीच से निकलती है। कहां से? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और निकलकर ये नदी निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहते हुए पटना में आके गंगा की जलधारा से मिल जाती है। नेक्स्ट बात, कोसी नदी का उद्गम। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत की ऊंची चोटियों से होता है। तिब्बत की ऊंची चोटियों से होता है। और जब कोसी नदी निकलती है तो इसकी तमाम सहायक नदियां मिलती हैं, तब कोसी कहलाती है। तो जैसे सन नदी एक मिलती है, सन नदी, दूसरी मिलती है अरुणा नदी, तीसरी मिलती है तैमूर नदी। ये 3 नदियां मिलती हैं कोसी में। 3 नदियां ऐसे आके मिलती हैं। एक बोलते हैं सन नदी, दूसरी को बोलते हैं कोसी नदी, तीसरी को बोलते हैं अरुणा नदी। और एक है तैमूर नदी। ये तीनों नदियां मिलती हैं, मिलने के बाद कोसी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं?
और यही कोसी नदी आगे की तरफ बहते हुए आती है, नेपाल के रास्ते होते हुए बिहार में भीमनगर से होते हुए ये नदी गंगा की जलधारा से बिहार में मिल जाती है। और इसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आइए देखते हैं बिहार का शोक क्यों कहते हैं। क्योंकि बिहार में बाढ़ हमेशा यही नदी लाती है। तो क्यों लाती है इसके बारे में आइए देख लेते हैं। क्यों इसके बारे में आइए देख लेते हैं, क्यों लाती है ये नदी बाढ़। तो जब ये नदी ऊंचाई से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत ये क्षेत्र है, और यहाँ से जब ये नदी निकलती है तब जब ये बिहार पहुंचती है, बिहार मतलब तराई क्षेत्र में, और ये जो कोसी नदी है इसके मुहाने एक्चुअली में पतले हैं, और बारिश के सीजन में इसके मुहाने में खूब पानी भर भर के आता है, और अधिक तीव्र ढाल होने के कारण पानी का वेग भी तेज होता है और खूब पानी भर के भी आना चालू हो जाता है। और उस समय जब पानी का वेग तेज हो जाएगा तो मिट्टी का कटना भी तेज हो जाएगा। तो नदी क्या करती है, मिट्टी को बड़ी तेजी से काट काट के लाती है, और तराई जैसे क्षेत्र बिहार में जब प्रवेश करती है, नदी पहुंचती है, तो वहां उसका वेग धीमा हो जाता है। जब पानी का वेग, नदी का वेग धीमा हो जाएगा तो मिट्टी का बहना भी धीमा हो जाएगा। तो मिट्टी धीरे धीरे समतल क्षेत्रों में जब प्रवेश करती है जब नदी, तो मिट्टी, पानी का वेग धीमा होने के कारण मिट्टी का वेग धीमा हो जाता है और जमना चालू हो जाता है। मिट्टी एक दूसरे के ऊपर जमना चालू कर देती है और अपने ही रास्ते को ब्लॉक कर देती है। और अपने रास्ते को ब्लॉक करने के बाद ये नदी दूसरी तरफ बहना चालू कर देती है। फिर लगातार मिट्टी आ रही है, पानी नदी के माध्यम से लगातार मिट्टी आ रही है, रास्ते को चेंज कर रही, पुनः ये मिट्टी लाके अपने रास्ते को पुनः ब्लॉक कर देगी, पुनः अपने रास्ते को बदल देती है, और पुनः ये रास्ता बंद हो जाता है, पुनः ये रास्ता बदल देती है, पुनः ये रास्ता बंद हो जाता है। कहने का मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार के लोगों के घरों के अंदर से, चारपाई के नीचे से पानी बहने लगता है, और सुबह उठकर जब देखते हैं तो उनके चारपाई के नीचे से पानी बहता हुआ दिखाई देता है। तो ये समझ जाते हैं तुरंत किस नदी का कमाल है, कोसी नदी का कमाल है। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और इसी नदी में हर साल बाढ़ आता है, आप सभी जानते हो, पता लगता है, न्यूज में आने लगता है। बारिश के सीजन में कोसी नदी ने बिहार में बाढ़ ला दी है। तो नेक्स्ट नदी महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में एक जिला है, सिक्किम से टच करता है, उस जिले का नाम है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां चाय के मामले में सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग को मिला था। सर्वप्रथम भारत के दार्जिलिंग को चाय के मामले में जीआई टैग दिया गया था। तो दार्जिलिंग से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है महानंदा नदी। और ये नदी दार्जिलिंग से निकलकर आगे की तरफ प्रवाहित होती है और बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, और सीमा पर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में ही गंगा की जलधारा से मिल जाती है। और यह नदी गंगा की उत्तर पूरब की सबसे लास्ट की नदी है। अगर एग्जाम में पूछता है उत्तर पूरब की सबसे लास्ट की नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे महानंदा नदी। पहले तीस्ता हुआ करती थी, लेकिन तीस्ता अब नहीं रही, अब तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। और हम नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।